आज आपको अर्थशास्त्र की क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में बताएंगे। प्रोफेसर कीन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर हम तीन बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है। प्रकृति स्वभाव से मतलब है कि वो विज्ञान है या कला है, और उसकी सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से मतलब है कि उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किन बातों को लेकर के इसकी विचारधारा आगे बढ़ी है। तो विषय सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण है कि जब से अर्थशास्त्र का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के एक परिभाषाओं का क्रम चला है। सबसे पहले एडम स्मिथ परिभाषा, फिर मार्शल की, फिर रॉबिन्स की, ऐसे करके विचारधाराओं का जो क्रम चला है वही इसकी विषय सामग्री में भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। इन विचारों के आधार पर हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में कई विचारों को शामिल करते हैं। सबसे पहले आते धन संबंधी विचार, जो कि प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा के जो प्रमुख विचारक रहे हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं एडम स्मिथ, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो केवल ऐसी गतिविधियां करता है जिनका उद्देश्य धनार्जन होता है। धन कैसे कमाया जाए, धन का वितरण और प्रयोग कैसे किया जाए, इन्हीं पर इनका अर्थशास्त्र केंद्रित रहा है। इनके अर्थशास्त्र की विषय सामग्री धन ही रही है। दूसरी विचारधारा कल्याणवादी विचारधारा, इसके प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल थे। पीगू ने इनका समर्थन किया था और ये इन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का कल्याण, यानी धन जो है वो व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए है। कल्याणवादी विचारधारा के आधार पर जो मनुष्य का कल्याण है, भौतिक कल्याण का जिससे संबंध है, उन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। तीसरी विचारधारा दुर्लभता संबंधी विचारधारा आती है, जिसमें रॉबिन्स की विचारधारा है, जिन्होंने अपने परिभाषा को अर्थशास्त्र को के अंतर्गत बताया है कि चुनाव की समस्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करता है उसमें चुनाव की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो चुनाव करने के पहलू पर आधारित है और उसका मुख्य कारण है कि आवश्यकताएं सीमित होती हैं और उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। इसलिए दोनों के बीच में चुनाव की समस्या का जन्म होता है। चौथी विचारधारा विकास केंद्रित विचारधारा है, जो कि आधुनिक विचारधारा के नाम से जानी जाती है, और सैमुअल्सन ने इस विचारधारा के बारे में विस्तार के साथ बताया, अपनी विषय सामग्री में इसको शामिल किया है। वो कहते हैं कि सीमित साधनों के वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों बातों को शामिल किया जाना चाहिए कि किस तरह से हम असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि की समस्या को कम करते हुए साधनों के विस्तार पर जोर दें, साधनों के वितरण पर जोर दें और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ता है वैसे वैसे साधन का भी विकास होता है और सीमित होने के स्थान पर उनमें भी आगे बढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है। इस तरह से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत हम 5 भागों को शामिल करते हैं। सबसे पहले उपभोग। यदि उपभोग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं किया जाएगा। उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत दोनों होता है, और उपभोग का मतलब होता है कि उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर उपभोग नहीं होगा तो उत्पादन किया ही नहीं जाएगा। इसके अंतर्गत हम मांग है, मांग का नियम है, आवश्यकताओं की प्रकृति है, उपयोगिता है, उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण है, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता उत्पादन। उत्पादन एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें सृजनात्मक शक्ति शामिल की जाती है, यानी जिसमें हम उपयोगिता का सृजन करते हैं वही उत्पादन कहलाता है। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और व्यवस्था, इन उत्पत्ति के साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसके बाद विनिमय आता है। विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, क्रय विक्रय। इसमें बीच पहले तो वस्तुओं से वस्तुओं का अदल बदल किया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। बाद में मुद्रा के आविष्कार ने इसको समाप्त करके बिचौलिए का काम शुरू कर दिया, विनिमय के माध्यम का कार्य कर दिया और व्यापार को सरल बना दिया। इसके बाद वितरण आता है। वितरण का मतलब है उत्पत्ति के जितने भी साधन उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं उनके बीच में पारिश्रमिक का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, यानी कि भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज, साहसी को लाभ, व्यवस्थापक को वेतन, ये किस आधार पर इनका न्यायोचित वितरण किया जाए,
जिससे कि आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण बढ़ता रहे। राजस्व आता, पांचवा भाग राजस्व है, जिसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, प्रशुल्क नीति, इन सारे महत्वपूर्ण तंत्र को इसमें शामिल किया जाता है। बिना इसके अध्ययन के अर्थशास्त्र अपूर्ण रहता है। इसके बाद दूसरा है अर्थशास्त्र का स्वभाव। स्वभाव के अंतर्गत आता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है कि अर्थशास्त्र कला है। विज्ञान में क्या है कि आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, इस पर इसमें अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आता है विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है वो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। और आपके अर्थशास्त्री पॉइंट केयर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि विज्ञान तथ्यों द्वारा निर्मित होता है। जिस प्रकार से एक मकान ईंटों द्वारा निर्मित होता है, परंतु तथ्यों को एकत्रित करना मात्र उसी प्रकार से विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से ईंटों का ढेर मकान नहीं होता। यानी अगर आपने तथ्य एकत्र किए हैं तो उनको क्रमबद्ध तरीके से जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो विज्ञान नहीं बनता है। विज्ञान के लिए 4 बातों का होना आवश्यक होता है। एक तो तथ्यों को एकत्र किया जाए, तथ्यों को मापने का प्रयास किया जाए कि जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनको किस तरीके से उनका मेजरमेंट हो, क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए कि क्रम नहीं टूटना चाहिए, और नियमों की सार्वभौमिक सत्यता की जांच हो कि जो नियम हमने बनाए हैं वो क्या सभी जगह पर, सभी देशों में, सभी मनुष्यों पर लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती तो उसको विज्ञान नहीं मानते हैं। अब विज्ञान जो मानते हैं उन्होंने इसके पक्ष में कई तर्क दिए। सबसे पहला है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, यानी इसके अंतर्गत हम जो वैज्ञानिक रीतियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, धारणाओं जो हैं उनकी वैज्ञानिक रीत से जांच करते हैं, आर्थिक नियमों की रचना करते हैं लेकिन रचना करते समय वैज्ञानिक रीतियों को अपनाते हैं, तो इसलिए ये विज्ञान है। सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो विज्ञान की शर्तें वो अर्थशास्त्र में भी लागू होती हैं। विज्ञान कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हुए तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, यही अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। विषय का क्रमबद्ध विवेचन किया जाता है। विज्ञान में तथ्यों को क्रमबद्ध अध्ययन, विश्लेषण और एकत्रीकरण करके हम निकालते हैं निष्कर्ष उनका, यही अर्थशास्त्र में किया जाता है। कि विषय सामग्री को हमने 5 भागों में बांटते हैं और 5 भाग जो हैं वो विज्ञान के नज़दीक हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। सार्वभौमिक सत्यता का प्रतिपादन, अर्थशास्त्र के अनेक नियम और सिद्धांत ऐसे हैं जो कारण और परिणाम के संबंधों को स्पष्ट करते हुए सार्वभौमिक सत्यता को बताते हैं। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम है, यानी कि जब आप लगातार उपभोग करते हैं तो उपयोगिता अगली इकाई से उपयोगिता गिरती जाती है। तो ये नियम सभी जगह पर लागू होता है। जितने सत्य भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं उतने ही सत्य अर्थ विज्ञान के नियम भी हैं, इसलिए विज्ञान है। मुद्रा का मापदंड, भौतिक विज्ञान में भौतिक तुला से निश्चितता और सत्यता को मापते हैं, अर्थशास्त्र में मुद्रा का पैमाना है। मुद्रा रूपी पैमाने से हम इसको मापते हैं कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी या कितनी उपयोगी हो सकती है। ये विशेषता और दूसरे सामाजिक विषयों में नहीं है, इसलिए मुद्रा का मापदंड इसमें है। भविष्यवाणी की शक्ति है, विज्ञान में भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी की शक्ति होती है, क्योंकि गणित और अर्थमिति यानी सांख्यिकी ये सब अर्थशास्त्र में शामिल कर दिए गए हैं, जिससे हम आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे भविष्य में उत्पादन इतना हुआ है तो आगे कीमत इसकी क्या हो सकती है, इन सब की भविष्यवाणी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान नहीं है, वो विपक्ष में तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों में मतभेद होने का तर्क है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में मतभेद नहीं होता है। जो है विज्ञान में वो ठोस आधार के आधार पर उसका तर्क बनता है और वही विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन अर्थशास्त्र में कोई ठोस आधार या ठोस तर्क नहीं आता है, क्योंकि जिस तेजी से अर्थशास्त्र का विकास हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि इसमें और विकास आएगा, भी विचारों में और भेद आएगा। अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक रीत का प्रयोग होता है, अतः यह विज्ञान है, भले ही अर्थशास्त्रियों मत भिन्नता क्यों न बनी रहे। विज्ञान जैसे निश्चित नियमों का प्रतिपादन न कर पाना, ये मानते हैं कि जितने नियम विज्ञान के अटल होते हैं उतने नियम अर्थशास्त्र में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो कि परिवर्तनीय होता है, और जिसका व्यवहार अनिश्चित है उसके बारे में हम निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी या कोई निश्चित नियम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं।
इसलिए आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञान के भांति निश्चित और सत्य नहीं होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान होने का दावा नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों पर ध्यान दें तो यह तर्क भी सही नहीं है, क्योंकि अध्ययन विषय के स्वभाव में फर्क है। क्योंकि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय व्यक्ति है, जो कि सोचने समझने की शक्ति रखता है, विवेकपूर्ण होता है, तर्कशास्त्री होता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान में का जो विषय है वो जड़ पदार्थ है, जो न सोच सकते न कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के विषय मनुष्य का व्यवहार स्वतंत्र होता है। इसकी वजह से ये जो आलोचना है अपने आप में बहुत सटीक आलोचना नहीं है। प्रयोगशाला की सुविधा न होना, प्राकृतिक विज्ञान में एक प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तब जाके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसमें कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होते। जबकि अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला तो पूरा विश्व है, जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आर्थिक नियम निश्चित नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति के समूह के व्यवहार का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जो अधिकांशतः सही भी निकलती है। अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसमें हो सकता है निष्कर्ष कुछ प्रभावित हों, लेकिन जब समूह का अध्ययन करते हैं तो नियम लगभग सत्य ही उतरते हैं। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। विज्ञान में जिन आंकड़ों का एक बार संकलन हो जाता है वो स्थायी, निश्चित और विश्वसनीय हो जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में संकलित आंकड़े हर क्षण परिवर्तित होते रहते हैं, तो निश्चित रूप से निष्कर्ष उतने अटल नहीं हो सकते हैं। मुद्रा का मापदंड शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि मानते हैं कि अर्थशास्त्र को अगर विज्ञान मानना गलत है, क्योंकि उसका जो मापदंड पैमाना है वो वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन अगर दूसरे शास्त्रों से तुलना की जाए तो अर्थशास्त्र के पास कम से कम मुद्रा का मापदंड तो है, चाहे भले ही वो अपरिष्कृत हो, या दूसरे सामाजिक विज्ञानों के पास तो ऐसा कोई मापदंड ही नहीं है। तो इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान न माने, इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि वैधानिक रीत का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र विज्ञान कहलाने योग्य बन जाता है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान है। अब विज्ञान में वो क्या है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनमें प्रतिष्ठित विचारक है JB से सीनियर, वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों में रॉबिन्स हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। वो कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के संबंध को स्थापित करता है और ये उत्तर देता है क्या है, इसका उत्तर देता है। इसे किसी भी विषय में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा या क्या होना चाहिए, इन बातों से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। जैसे जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें कर लगाते हैं, तो करों का परिणाम क्या निकलेगा जा करके, करों का लगाया जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इससे मतलब नहीं। कर कितने लगेंगे, किस विभाग पर लगेंगे, किस उत्पादन पर लगेंगे, इस पर ये ज़्यादा विश्लेषण करता है। तो इसलिए क्या है का उत्तर देता, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता है। इसलिए ये वास्तविक विज्ञान है। अब इन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण नियम अर्थशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्रों में लागू होते हैं, उपभोग के क्षेत्र में लागू होते हैं, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि उपयोगिता ह्रास नियम है, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है कि प्रत्येक अगली इकाई से उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। तो कारण अगली इकाई का प्रयोग करना, परिणाम घटती हुई उपयोगिता का प्राप्त करना। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, कारण नए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करना, परिणाम उत्पादन घटते हुए प्राप्त होना। तो कारण परिणाम में संबंध स्थापित होता है। विनिमय में मांग और पूर्ति का नियम है कि किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसकी परिणाम क्या निकलता, मांग घट जाती है। किसी भी वस्तु की कीमत घटती है, परिणाम मांग बढ़ जाती है। तो ये नियम निकल के आते हैं। वितरण के अंतर्गत निर्धारण, उत्पत्ति के साधनों के बीच में पारिश्रमिक के निर्धारण की बात आती है। तो इसमें भी कारण परिणाम आता है कि जैसे जैसे श्रमिक अपनी संख्या को बढ़ाते हैं वैसे उनकी परिणाम क्या निकलता है, उनकी मजदूरी की दर घटती जाती है। तो मजदूरों की संख्या का बढ़ना कारण और मजदूरी का घटना परिणाम। राजस्व के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं। सार्वजनिक व्यय, कल्याणकारी कार्यों का बढ़ना, सार्वजनिक व्यय का बढ़ना, तो ये परिणाम के रूप में आता। तो ऐसे बहुत से कारण परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, वो पक्ष में देते हैं, तर्क देते हैं, लेकिन वही तर्क आदर्श विज्ञान के विपक्ष में साबित हो जाती है। जैसे पहला तर्क रॉबिन्स और उनके समर्थकों ने दिया है
तर्क का आधार। वो कहते हैं कि तर्क के आधार पर कारण और परिणामों के बीच में संबंध स्थापित करता है और परिणामों के बारे में बताता है, किंतु तर्क के आधार पर यह निर्णय नहीं करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अपना पेट रोटी से भी भर सकता है, चावल से भी भर सकता है, तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है वो किससे भरेगा। तो इसमें आदर्श विज्ञान में तर्क के बजाय भावनाओं पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में तर्क पर आधारित निष्कर्षों को निकाला जाता है। तो इसलिए क्या है का ये उत्तर देता है श्रम विभाजन का आधार। रॉबिन्स ने दूसरा तर्क श्रम विभाजन कह दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वह कुशल होता है। प्रत्येक कार्य करने का प्रयास अगर वो करेगा तो सही तरीके से नहीं करेगा, समय और शक्ति दोनों को वो बर्बाद कर देगा। तो अर्थशास्त्री के लिए हितकर है कि वो कारण और परिणामों के स्पष्टीकरण तक सीमित रखे, क्योंकि वो इसी कार्य में कुशल है, उसे दूसरे के कामों में उलझना नहीं चाहिए। तीसरी चीज है उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं और जिस समय उसका अध्ययन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि अब अर्थशास्त्री लक्ष्यों के परिवर्तन के बारे में उपदेश देने लगेगा तो फिर वो वास्तविक विज्ञान नहीं रह पाएगा, सीमाओं का अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य निर्धारित रहते हैं तो ये अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। भ्रामक स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न कर देता है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में वास्तविक आदर्श दोनों पहलुओं को मिलाया जाएगा तो अर्थशास्त्री को गलत समझे जाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो न्याय कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रत्येक खोज के संबंध में अच्छाई बुराई का अगर मूल्यांकन करने लग जाएगा तो उसका कार्य दुगना बढ़ जाएगा। तो जो कार्य वो कर रहा है उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अर्थशास्त्र के विकास में भी बाधा आएगी, क्योंकि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान में हम क्या है का उत्तर देंगे और अगर हम क्या होना चाहिए का उत्तर देने लगेंगे तो इसमें भी फिर और मतभेद आ जाएंगे। यानी पहले वो क्या है कि मतभेदों को सुलझाएगा, फिर क्या होना चाहिए कि मतभेदों को सुलझाएगा, तो प्रगति रुक जाएगी। साम्य का तर्क ये भी तर्क देता है कि संतुलन के आधार पर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। साम्य के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि साधनों का आदर्श बंटवारा कैसे होगा जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो साम्य के विचार से आदर्श का बोध नहीं होता है। साम्य की स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। साम्य की स्थिति एक संतुलित स्थिति है जिसमें वांछनीय और अवांछनीय यानी आपको पसंद आ रही या नहीं आ रही इसका कोई लेना देना नहीं है। साम्य एक स्थैतिक स्थिति को बताता है, इसलिए अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना ही सही है। अब कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में है, क्योंकि कोई भी शास्त्र अगर इस बात की व्याख्या नहीं करता है, अच्छाई बुराई नहीं बताता, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता है, तो वो फिर व्यवहारिक शास्त्र नहीं रह जाता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानता है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है उसको नीति शास्त्र का भी कार्य करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इसके अंतर्गत हार्ट्रे ने कहा भी है कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने भी आदर्श विज्ञान मानने का पक्ष दिया है कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक तथ्यों की उपेक्षा करता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है जो जीवित होते हुए उसमें सचेत मांस व जीवन की कमी है। क्योंकि मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है, उसके पास बुद्धि है, विवेक और भावनाएं भी हैं। तो ऐसे में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जब भावनात्मक है तो उसको आदर्श विज्ञान मानने में कोई बुराई नहीं है। पिगू ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र का महत्व ना तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में है और ना ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने के साधन में, परंतु उसका महत्व नीति शास्त्र की दासी और व्यवहार का दास होने में सन्निहित है। यानी नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में कोई आवरण नहीं है, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं कि अधिक व्यवहारिक है। रॉबिन्स केवल तर्क के आधार पर अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मनुष्य तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है, इसलिए उसमें भावनाओं को भी समावेश करते, भावुकता से भी कार्य लेते, इसलिए वो आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्री निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। रॉबिन्स के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्री निर्णय लेने के संबंध में तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो कारण परिणाम के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है तो जब निर्णय आएगा तो निर्णय का क्या असर होगा, क्या स्थान रहेगा, इसके बारे में वो अगर स्वयं निर्णय नहीं देता है तो नीति शास्त्री के पास दौड़ना होगा। तो ये तो वही बात हो जाती है कि सारी दौड़ खुद करे और जब जीतने का नंबर आए तो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दे। तो इसलिए कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करके अगर सिद्धांत बनाया गया है तो वो सिद्धांत किस तरह से समाज
पर लागू होगा, इसका भी उत्तर इसे देना चाहिए। अधिक बचतपूर्ण है। रॉबिन्स ने वास्तविक विज्ञान मानते हुए श्रम विभाजन का जो तर्क दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि कारण परिणाम में संबंध स्थापित करके निर्णय लेने का भार दूसरे व्यक्ति को दे देने से निर्णय प्रभावित होगा, निर्णय सही नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति उसका अध्ययन कर रहा है वही व्यक्ति उसका निर्णय भी देगा, तो इससे समय भी बचेगा, कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, रॉबिन्स स्वयं अपने विचारों पर स्थिर नहीं रह पाए। उन्होंने अपने लेखों विचारों में स्वयं वास्तविक विज्ञान की मान्यता का खंडन कर दिया है। वो कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्री को निज शास्त्र संबंधी विचारों पर व्याख्यान नहीं देना चाहिए। भला यह भी कोई तर्क है कि चूंकि वनस्पति विज्ञान सौंदर्य शास्त्र नहीं, इसलिए वनस्पति शास्त्रियों को फूलवारी के बनाने के विषय में अपने विचार नहीं रखने चाहिए। इसके विपरीत एक अर्थशास्त्री से आशा की जाती है कि वह इन विषयों पर काफ़ी सोच विचार करे, क्योंकि ऐसा करने पर वह उन समस्याओं के उद्देश्यों को जो कि उसे हल करने के लिए दी जाती हैं भली भांति समझने की स्थिति में होंगे। जिसने समस्या पर कार्य किया है वो समस्या को अच्छे से समझेगा, तो जब समस्या को हल करने का नंबर आएगा तो वही व्यक्ति उसको अच्छे से हल करेगा, दूसरे व्यक्ति के हाथ में वह समस्या सुलझ नहीं पाएगी। कुछ अर्थशास्त्री आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क देते हैं और यही तर्क अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के विपक्ष में हो जाते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद और आशावाद। प्रकृति के विधान जो है वो व्यक्ति के हित में होते हैं, ये इस एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद और आशावाद बताता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं नैतिकता और नीतिशास्त्र की बात आ जाती है। श्रम विभाजन, पूंजी, प्रतियोगिता, मुद्रा का प्रयोग, जनसंख्या, मांग पूर्ति सभी ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए समाज के लिए हितकारी हैं। यहाँ पर स्वतः ही अर्थशास्त्र अपने आप ही आदर्शवादी विज्ञान बन जाता है। अधिक यथार्थवादी विचार प्राचीन काल से लेकर के अगर अभी के अर्थशास्त्रियों के विचारों को देखें तो अपने समय की आर्थिक व्यवस्था की अच्छाइयों बुराइयों के बारे में विचार उन्होंने समय समय पर दिए हैं। इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यातायात संबंधी कानूनों की पुष्टि की, हस्तक्षेप की नीति को रोका, श्रम हितकारी कार्यों का समर्थन किया, मजदूर संघों की विवेचना की। रिकॉर्डों ने अन्न के नियम, बहुमूल्य धातुओं के वाद विवाद में भाग लिया, मिलने अनार्जित आय पर प्रगतिशील दरों से कर लगाने की बात कही। मार्शल ने भी उन सारी विधियों की चर्चा की जिससे गरीबी को दूर किया जाए। कीन्स भी जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक नई अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने कर डाली। ये सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्री अपने आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए समय समय पर विचार देते रहे। बड़कवादी विचारकों ने तो पूरी तरह से आदर्श विज्ञान का उदाहरण लिया है, आदर्श विज्ञान को समाहित किया है कि किस तरह से अपने देश को शक्तिशाली सोने और चांदी की मात्रा को लेकर के किया जा सकता, देश के लिए क्या हितकारी है, देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, तो ये आदर्श विज्ञान का हिस्सा है। इसके साथ साथ कल्याणवादी अर्थशास्त्र का भी विकास लगातार हो रहा है। ऐसे में अगर हम अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान नहीं मानेंगे तो अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। दिन प्रतिदिन नियोजन पूर्ण विकास हो रहा है, राजस्व का महत्व बढ़ रहा, कल्याणकारी कार्य राज्य के हिस्से में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम केवल वास्तविक विज्ञान बनाएंगे तो ये नीरस विज्ञान हो जाए, केवल सिद्धांत बनेंगे, बस उनको पढ़ते रहो, कुछ हल नहीं निकलेगा। तो व्यवहारिकता के नज़दीक लाने के लिए इसमें आदर्श विज्ञान का समावेश करना ही पड़ेगा। गतिशील परिस्थितियों में आदर्श विज्ञान का होना आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि आज वर्तमान समय प्रगतिशील समाज की है, जिसमें आर्थिक परिवर्तन लगातार होते जा रहे हैं, नई नई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। औद्योगिकरण में औद्योगिक शांति है, सामाजिक सुरक्षा ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया है। नई मशीनें आई हैं, मजदूरों को निकाला भी गया है, नई प्रकार के कुशल मजदूरों को लिया गया है। तो गतिशील समाज में ऐसे अगर हम जड़ विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जड़ शास्त्र का अध्ययन करेंगे, बहुत लंबा अध्ययन नहीं चल पाएगा। इसलिए ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं इस गतिशील समाज में जिनको हम आदर्श विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से ही जिनका हल ढूंढ सकते हैं। व्यवहारिक समस्याओं का हल इसके माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई भी समाज धन के दोषपूर्ण वितरण को दूर करने के लिए उपाय नहीं बताएगा तब तक धन के वितरण के अध्ययन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए धन का वितरण किस प्रकार से न्यायपूर्ण हो ये आदर्श विज्ञान ही बताता है। साम्य केवल साम्य होने का तर्क अनुचित है, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉबिन्स साम्य का तर्क देते हैं कि मजदूरों की मजदूरी मांग और पूर्ति के साम्य से तय हो जाती है।
अब प्रश्न है, क्या मजदूरी की दर ये उचित है, उनके जीवन निर्वाह के स्तर को प्राप्त कर रहे, इस पर अगर हम तर्क न दें तो फिर इस साम्य का क्या मतलब रह जाता है। इसलिए इसको नैतिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि हम साम्य से श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण करते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए मजदूरी आदर्श है या नहीं है, उनके जीवन निर्वाह को प्राप्त कर पाएगी या नहीं प्राप्त कर पाएगी। इसके साथ साथ दो विचारधाराएं आदर्श विज्ञान के संबंध में आती है। पहली विचारधारा है जिसके अंतर्गत बोल्डिंग कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री चुनावों का अध्ययन करता, उनका मूल्यांकन नहीं करता, यानी केवल वास्तविक विज्ञान आदर्श विज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा फ्रेजर, हेंडरसन, क्वांट और हेल्ब्रोनर की है, जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या अनुसंधान करना ही नहीं अपितु समर्थन व निंदा करना भी है। यानी कि आर्थिक विकास की समस्याएं अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु जरूर हैं, लेकिन वो केंद्र बिंदु अगर आगे की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं, उसके समाधान की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं, तो फिर अर्थशास्त्र का अध्ययन अनुचित हो जाएगा। इसलिए इसमें समर्थन और निंदा दोनों की ताकत बढ़ानी होगी। अब आता है कला, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान है, ये सिद्ध हो गया, वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान है, ये भी सिद्ध हो गया। प्रश्न आता है कला। कला का मतलब होता है कि कला ज्ञान की वो शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। कोसा ने कहा भी है कि विज्ञान हमें सैद्धांतिक ज्ञान की शिक्षा देता है, जबकि कला व्यवहारिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देती है। विज्ञान में तो केवल हम व्याख्या करते, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते, सिद्धांतों की रचना करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, ये कला के अध्ययन इसका करते हैं। इसलिए कला लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए नियमों का प्रतिपादन करती है। वास्तविक विज्ञान हमें वस्तुस्थिति बताता है, आदर्श विज्ञान हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है कि ये अच्छा ये बुरा है, और कला जो है वो आदर्शों की प्राप्ति के लिए उपाय और विधियां बताती है कि किस प्रकार से इस वास्तविक सिद्धांतों को, आदर्शों की कसौटी को प्राप्त करते हुए किन विधियों पे चलकर के इसको आगे बढ़ाया जाए। तो कला है, ये भी एक प्रश्न है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला है, जो मानते कला है वो कई तर्क देते हैं कि एक तो दोनों की प्रकृति का भिन्न भिन्न होना, कि अर्थ विज्ञान और कला दोनों का क्षेत्र अलग अलग। जब हम अर्थशास्त्र को कला मान चुके हैं और देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र का स्वरूप वैज्ञानिक है, तब विज्ञान के साथ कला के पक्ष को जोड़ना इसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि दोनों की प्रकृति में अंतर है। कि कुछ तो कहते हैं कि अगर इसको वैज्ञानिक माना है और उसमें आप कला को जोड़ेंगे तो इसका जो मूल स्वभाव है वो स्वभाव अलग हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान का अलग स्वभाव है, कला का अलग स्वभाव है, इसलिए विज्ञान के साथ कला को जोड़ना गलत है। आर्थिक समस्याओं की प्रकृति, कुछ अर्थशास्त्री जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला नहीं है, वो कहते हैं कि आर्थिक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक नहीं होती हैं। आर्थिक समस्याएं अनेक बातों से प्रभावित होती है, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है। तो आर्थिक समस्याओं के वह परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण ये कैसे संभव है केवल आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अर्थशास्त्री समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीति का निर्माण कर दे। क्योंकि आर्थिक समस्याओं के निर्धारण में अगर हम भावनात्मक पहलुओं को जोड़ेंगे तो आर्थिक समस्या को सही तरीके से सुलझाने में बाधा आएगी। वैज्ञानिक स्वभाव बनाए रखना, एक तर्क ये भी देते हैं कि कोई भी अर्थशास्त्री नीति निर्माण में सहायता देता रहे तो उसका वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसके उपाय ही बताता रहेगा और जो वास्तविक उसको सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। सुनिश्चित निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री का कार्य नीति निर्धारण नहीं है बल्कि आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना है। कीन्स ने भी कहा कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता जिनका नीति के रूप में तत्काल प्रयोग हो सके। यह तो एक रीति है, न कि एक विश्वास या मस्तिष्क का एक यंत्र और विचार करने की तकनीक है जो इसके अधिकारी को सही हल प्राप्त करने में सहायता देती है। इसलिए अर्थशास्त्री जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र को कला न मानकर कला का आधार मानना चाहिए। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र का वास्तविक अध्ययन करने के पश्चात अर्थशास्त्री पीछे हट जाता है और अंतिम निर्णय लेने का दायित्व सामान्य सूझबूझ पर छोड़ देता है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र कला की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र
कला है वो इसके पक्ष में तर्क देते, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणाम का संबंध ही स्थापित नहीं करता है बल्कि इससे अधिक भी उपाय बताने का प्रयास करता है। जैसे अगर यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बीमारी के बारे में बता दे और ये बता दे कि इस कारण से बीमारी हुई है, और वो आपका प्रिस्क्रिप्शन ना बताए कि बीमारी कैसे ठीक होगी। तो वही चीज़ हो जाती है कि जब हम उसको कला नहीं मानेंगे तो कैसे कोई सिद्धांत समाज में सार्थक होगा, कैसे समस्याओं का निदान करेगा। अगर ये नहीं बता पाएगा तो ये उपयोगहीन हो जाएगा। तो इसलिए अर्थशास्त्र कला भी है। अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती हैं। जो कला न मानने के पक्ष में तर्क देते, कोई भी समस्या विशुद्ध आर्थिक समस्या नहीं होती है, इसलिए अर्थशास्त्र उचित व्यवहारिक नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। क्योंकि समस्याओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कई दृष्टिकोण आ सकते हैं, तो विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं हो सकती है। जैसे शराब का सेवन है, आर्थिक आधार पर तो इसका समर्थन किया जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के आधार पर इसका हल नहीं ढूंढा जा सकता है। तो इसलिए अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती हैं, उनमें और भी दृष्टिकोण शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र व्यवहारिक नीति अपना सकते हैं। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं अर्थशास्त्र से ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलते हैं जिनका तत्काल प्रयोग हो सके, और अर्थशास्त्र कला नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने समय की आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि दिखाई और व्यवहारिक समस्याओं को हल भी किया था उन्होंने। इसके साथ साथ बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनकी प्रकृति विशुद्ध आर्थिक प्रकृति होती है, जैसे बैंक दर है, रेपो रेट है, पूंजी की उड़ान है, विनिमय दर का निर्धारण है। अब केवल ये बताएं कि पूंजी की उड़ान कैसे और क्यों ऊंची है, लेकिन ये इसको रोका कैसे या इस पर ना विचार करें, तो फिर अर्थशास्त्र में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा अध्ययन की नहीं रह जाएगी। इसलिए बताना पड़ेगा अर्थशास्त्री को कि इसकी उड़ान को नीचे कैसे किया जाए। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अगर स्वरूप लाना है तो अर्थशास्त्र में कला को शामिल करना पड़ेगा, अर्थशास्त्र को कला कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र के कला के होते हुए उसके जो उसका वैज्ञानिक स्वरूप है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका वैज्ञानिक स्वरूप ज्यों का त्यों रहेगा उसमें, बल्कि कला अगर के पक्ष को उसमें डाल देते हैं तो उस शास्त्र में और निखार आ जाएगा, क्योंकि समस्याओं का हल जब मिलना शुरू हो जाएगा तो वो विज्ञान और अधिक व्यवहारिक हो जाएगा। इस प्रकार कला या व्यवहारिक विज्ञान हमें उन तरीकों का ज्ञान कराता है जिनकी सहायता से हम आदर्श तक पहुँचते हैं। इस तरह से अधिकांश अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं, क्योंकि इसमें सिद्धांतों की भी रचना होती है और सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि उद्देश्यों को दिया हुआ मानकर ही उन्हें आर्थिक नीति के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। कोसा भी इस बात के समर्थक है कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अतः ऐसी दशा में अर्थशास्त्र से कला पक्ष को निकाला नहीं जा सकता है। अब आता है तीसरा, अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाओं को निम्न वर्गों में रख सकते हैं कि सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन। मार्शल के आधार पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये वाक्य बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि इसमें केवल समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के आर्थिक क्रियाकलापों का ही हम अध्ययन करते हैं। समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति, उनका अध्ययन हम नहीं करते हैं। व्यक्ति के कार्य आर्थिक और अनार्थिक वे सबको अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। इससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत काल्पनिक व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें केवल वास्तविक मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के अंदर रहकर के कार्य नहीं, सामाजिक कार्य नहीं कर रहा, आर्थिक कार्य नहीं कर रहा, तो वो काल्पनिक व्यक्ति, उसका अध्ययन इसमें नहीं होता है। तीसरा है, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल मानव के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पशु, पक्षी और पदार्थों का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। सामान्य मनुष्य का अध्ययन होता है, क्योंकि जब अर्थ जगत की बात करते हैं तो जो व्यक्ति उत्पादन के कार्यों में सहयोग करता है, उत्पादकता के स्तर को समझ सकता है
उत्पादन कार्य में सहयोग करता है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है, ऐसा व्यक्ति सामान्य होता है। सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनुष्य जैसे पागल है, अपराधी है, कंजूस है, इनका अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि ये अध्ययन इनका जो मानसिकता है वो अर्थशास्त्र के मूल भावना को गलत सिद्ध करती है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र में सीमित साधनों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे वो धन से संबंधित हो या समय से संबंधित हो। तो इसके अंतर्गत अर्थ से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, उसमें सीमित साधन से संबंधित क्रियाएं, वो धन से संबंधित हों, समय से संबंधित, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में कम निश्चित होते हैं, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़कर दुगनी हो जाए तो निश्चित रूप से उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो आर्थिक नियम, चूंकि इनका जो अध्ययन की विषय सामग्री है वो मनुष्य है, और मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। वो प्रदर्शन प्रभाव से भी ग्रसित हो सकता है, समाज के दूसरे लोगों से भी प्रभावित हो सकता है। कई बार अज्ञानतावश भी ऐसा हो जाता है कि वो जान ही नहीं पाता बस वस्तु की कीमत बढ़ गई है, तो ऐसे में उसका मांग पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। तो ये सारी समस्याएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं और उसकी विषय सामग्री का हिस्सा होती है, उसके क्षेत्र प्रकृति का हिस्सा होती है, उनका अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के संबंध में सुनिश्चित निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन उसके महत्व को स्वीकार किया जाता है। अर्थशास्त्र अनेक व्यवहारिक समस्याओं के हल को ढूंढता भी है, और ये इसकी प्रमुख विशेषता है। वह बताता है कि अति उत्पादन क्यों और कैसे होता है, इसके निराकरण के हमें क्या उपाय करने चाहिए, बेरोजगारी के क्या कारण है, गरीबी के क्या कारण है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इन सब का अध्ययन और इन सारी समस्याओं का हल हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत खोजते हैं। तो ये विषय आपका समाप्त हुआ, जिसमें हमने आज आपको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, उसका क्षेत्र, किन समस्याओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताया है। इसमें कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्यों है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो विज्ञान मानते हैं वो क्यों मानते हैं, उसके तर्क आपको देने हैं। वास्तविक विज्ञान है, इसको बताइए। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, इसको बताइए। इसमें आपको पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं, स्पष्ट करिए। इसमें पक्ष में दोनों के तर्क देखिए, आप स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए, आपको 5-6 सीमाएं बताई हैं, वो इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्यों? क्योंकि वह कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है, सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, इनमें से सभी। इसमें आपका आखिरी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में शामिल है, इसीलिए अर्थशास्त्र विज्ञान है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को माना है, वास्तविक विज्ञान माना है, आदर्श विज्ञान माना है, दोनों माना है, इनमें से कोई नहीं। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना, ये आपका सही होगा। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान किसने नहीं माना है? रॉबिन्स ने नहीं माना है, इसमें भी ए विकल्प आपका सही है। क्या होना चाहिए संबंधित है आदर्श विज्ञान से, वास्तविक विज्ञान से, कला से, इनमें से सभी से। इसमें आपका ए विकल्प सही है, क्या आदर्श विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान बताता है क्या है और आदर्श विज्ञान बताता है क्या होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं।